हेलो एचपीजीके वाला में आपका स्वागत है। और जो आज हम हैं वो डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में क्या क्या आएगा? इसमें आएगी हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली, हिमाचल के स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर और भी चीज़ें जो जिनसे जो है हमारी सरकार बनी है। तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की मशीनरी है उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली से, जिसे हिंदी में हम विधानसभा कहते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्कस करने से पहले हम लेजिस्लेटिव असेंबली है इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये एग्जिस्टेंस में पहली बार कब आई थी? तो पहले ये देख लेते हैं कि जब थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं हिमाचल की, कि हिमाचल प्रदेश जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था एग्जिस्टेंस में आया था 1948 को। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया। तो जब हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया तो हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनी। ये स्टेट नहीं बनी डायरेक्टली, ये चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनी। और चीफ कमिश्नर प्रोविंस को कौन गवर्न करता था? चीफ कमिश्नर, जो कि एनसी मेहता थे। एनसी मेहता हमारे पहले चीफ कमिश्नर। और चीफ कमिश्नर के साथ और क्या थी? एक काउंसिल थी जिसमें कि 9 लोग थे। तो जो 9 लोग में से 3 लोग थे वो एक्स प्रिंसली स्टेट के रूलर थे, और बाकी जो 6 लोग थे वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। तो उसके बाद क्या हुआ? 1948 से 51 तक तो हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनी। उसके बाद 1951 में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली पहली बार हिमाचल में बनाई गई। तो 1951 में जब हिमाचल प्रदेश में पार्ट सी स्टेट एक्ट पास किया गया तो उसके साथ ही जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का निर्माण भी हुआ, जिस लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने थे? 36 लोग थे। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या हुआ कि चीफ कमिश्नर को हटा के लेफ्टिनेंट गवर्नर को लाया गया, और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ सीएम की पोस्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया, और लेजिस्लेटिव असेंबली को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो लेजिस्लेटिव असेंबली पहली बार कब बनी थी हिमाचल में? वो बनी थी 1951 में। और इसके बाद क्या हुआ था कि जब उससे एक साल बाद क्या हुआ, 1952 में जो है इस लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस किए गए। और इन इलेक्शंस में जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, और लेजिस्लेटिव असेंबली से जिसे चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वो चीफ मिनिस्टर कौन थे? वो थे चीफ मिनिस्टर थे वाई.एस. परमार। तो ये है। फिर 1900 फिर क्या था कि 1952 से 1956 तक जो है 1952 से 56 तक जो है ये पहली लेजिस्लेटिव असेंबली रही, कार्यकाल रहा। उसके बाद क्या हुआ? 1956 में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा से हटा दिया गया, और लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह किसे लाया गया? टेरिटोरियल काउंसिल को लाया गया, जिसके हेड कौन थे? चेयरमैन। फिर टेरिटोरियल काउंसिल में कितने मेंबर्स थे? 43 मेंबर्स। फिर 1956 में टेरिटोरियल काउंसिल को क्यों लाया गया लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह? क्योंकि 1956 में क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया पार्ट सी स्टेट से हटा के। तो फिर उसमें क्या हुआ? चीफ मिनिस्टर को भी हटा दिया गया पोस्ट को, और लेजिस्लेटिव असेंबली को भी हटा दिया गया, और इसकी जगह जो है चेयरमैन और टेरिटोरियल काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया। और ये कब तक रहा? 1956 से 63 तक। फिर क्या हुआ कि ये देखिए 1956 में हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और इसमें जो है टेरिटोरियल काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1963 में क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव असेंबली को दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया, और चीफ मिनिस्टर की पोस्ट को भी दोबारा इंट्रोड्यूस किया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 को पास किया गया, और इसके साथ ही जो है जो लेजिस्लेटिव असेंबली और
सीएम की पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो जो पहले इसमें भी जो सीएम बनी वो कौन बनी? वाई.एस. परमार। और उसके बाद ये हुआ, फिर क्या हुआ, लेजिस्लेटिव असेंबली जब 1963 में बनी, तो लेजिस्लेट 1 जुलाई 1963 को बनी फॉर्मली, और 1 अक्टूबर 1963 को जो है इसकी पहली बैठक हुई। फिर देख लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के टर्म से रिलेटेड बातें। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ये 5 साल के लिए चुनी जाती है, इसका टाइम पीरियड 5 साल होता है, और इसे जो है 5 साल से पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं। और इसे डिसॉल्व कौन करता है? इसे डिसॉल्व करते हैं गवर्नर, किसकी रिक्वेस्ट पे? सीएम की रिक्वेस्ट पे। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली का जो पीरियड है वो 5 साल से ज़्यादा भी बढ़ाया जा सकता है, और 5 साल से ज़्यादा कितना बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है एक्स्ट्रा। और ये कब होता है? ये इमरजेंसी की सिचुएशन में होता है। तो इसके बाद देख लेते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल क्या था कि हिमाचल में अब तक जो है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट रूल डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लेजिस्लेटिव असेंबली को डिस्कस कर रहे हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है 2 बार डिसॉल्व की जा चुकी है प्रेसिडेंट रूल के कारण। तो ये 2 बार कब डिसॉल्व की जा चुकी है प्रेसिडेंट रूल के कारण? वो पहली बार तो ये 30 अप्रैल 1970 से 22 जून 1977 तक। और इस टाइम जो हिमाचल के सीएम थे वो कौन थे? वो थे ठाकुर रामलाल जी। उसके बाद दूसरी बार जब हिमाचल में प्रेसिडेंट रूल लगा, तो उस टाइम जो हिमाचल के उस टाइम क्या था कि कब लगा था वो? 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक। तो इस टाइम जो था वो सीएम की पोस्ट वेकेंट थी, यानी उस टाइम कोई सीएम नहीं था। अब इसके बाद देख लेते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स और फंक्शंस क्या है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स क्या है? तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका जो मेन काम होता है, इसका काम होता है कानून बनाना। जैसे सेंटर में पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, वैसे ही स्टेट के लिए जो कानून बनाए जाते हैं वो कौन बनाती है? वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाए जाते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली लॉज बनाती है वो किस लिस्ट के अंदर बनाती है? स्टेट लिस्ट के अंदर। तो इसमें जो स्टेट है अपनी स्टेट के लिए लॉज बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर भी जो है जो स्टेट है वो लॉज बना सकती है। जैसे कि आपको पता होगा 3 लिस्ट होती है, एक सेंटर लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, और एक कंकरेंट लिस्ट होती है। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है कि जो स्टेट है वो जो सेंटर के सब्जेक्ट होते हैं, कुछ सेंटर के सब्जेक्ट होते हैं, उनको लेके भी जो है स्टेट में लॉज बना सकती है। तो ये हो गया। उसके बाद फाइनेंशियल पावर क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली की? तो पहला ये है इसमें कि मनी बिल जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होता है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वैसे तो नॉर्मली ज़्यादातर स्टेट्स में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मगर कुछ स्टेट्स में क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जिसे अपर हाउस कहते हैं स्टेट का, और लोअर लेजिस्लेटिव असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं। जैसे कि सेंटर में पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। तो राज्यसभा अपर हाउस होता है और लोकसभा लोअर हाउस होता है। तो वैसे ही स्टेट में भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अपर हाउस होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होती है। तो जो मनी बिल है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में ही इंट्रोड्यूस होता है। और जो भी डिमांड्स होती है ग्रांट्स को लेके और टैक्स को बढ़ाने से रिलेटेड, उन्हें जो भी है वो पास किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में। और इसके बाद है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो मिनिस्टर्स के ऊपर भी लगाम लगा के रखती है। और क्योंकि क्या होता है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को जवाबदेही करनी होती है। और क्या होता है कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है मिनिस्टर से सेटिस्फाइड नहीं है, मिनिस्टर की परफॉर्मेंस से, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन
पास कर दे मिनिस्टर के अगेंस्ट, तो मिनिस्टर को रिजाइन तक करना पड़ सकता है। ये है एग्जीक्यूटिव पावर लेजिस्लेटिव असेंबली की। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट। तो हिमाचल प्रदेश का जो लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट है ये एक बॉडी है। तो सेक्रेटरीट का मतलब होता है असिस्टेंट्स की बॉडी जो असिस्ट करती है किसी भी काम में। तो इसे जो है आप स्टेट सेक्रेटेरिएट से कंफ्यूज मत करिएगा, वो अलग चीज़ है। तो लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट का जो फंक्शन क्या होता है वो होता है स्पीकर को असिस्ट करना स्पीकर के काम में। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स होती हैं उनको असिस्ट करती है ताकि वो अपना काम टाइम पे कर सकें। और इसके साथ साथ जो है ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं, जितने भी, अब मेंबर्स कौन कौन हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के, जैसे कि स्पीकर हो गए, फिर हो गए डेप्यूटी स्पीकर, इसके साथ साथ फिर जितने भी एमएलएज हैं और जितने भी रिटायर्ड एमएलएज हैं, तो जितने भी लोग हैं इनके वेलफेयर से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कौन देखती है, लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट। और ये इनके, जैसे कि इनका वेलफेयर से रिलेटेड काम होगा, जैसे कि इन सभी लोगों की पे देना और इनकी जो भी बेनिफिट्स हैं वो इन्हें प्रोवाइड कराना, जो भी इनकी डिडक्शंस है वो करना, जो भी इनकी पेंशन्स है वो देना। तो ये जो भी वेलफेयर से रिलेटेड काम है ये कौन देखता है, ये लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट देखता है। और लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट क्योंकि क्या होता है, इनकी जो ज्यूरिसडिक्शन होती है वो, इनका जो काम होता है वो लेजिस्लेटिव असेंबली तक ही सीमित होता है। तो ये जो बाहर की जनता के साथ जो है इनका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता। तो इनका जो भी इनकी स्कीम्स होती हैं वो, तो ये जो भी स्कीम्स हैं उन्हें डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं करते क्योंकि इनका जो बाहर की जनता के साथ है वो कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, जो भी इनके फंक्शंस हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से और स्टेट सेक्रेटरीट से। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और जो स्टेट सेक्रेटरीट है इनका जो है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जो भी प्रोग्राम्स है वो लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इनका जो कांटेक्ट होता है वो लोगों के साथ होता है क्योंकि ये जो भी सरकार के बेनिफिट्स हैं वो आम जनता तक पहुंचाते हैं। तो जो इनका फंक्शन है, जो लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट का फंक्शन है वो लेजिस्लेचर तक ही सीमित है एज कंपेयर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और स्टेट सेक्रेटरीट से। उसके बाद क्या है, पावर एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट। तो जो लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट होता है तो इनको जो भी है ड्यूटीज दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन्हें ड्यूटीज असाइन की जाती है किस आदमी को किससे सर्व करना है। तो स्पीकर को कौन सर्व करेगा, डेप्यूटी स्पीकर को कौन सर्व करेगा, और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को कौन सर्व करेगा। इस तरह से इसमें जो है ड्यूटीज डिवाइड की जाती है। और जो लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट की एक बॉडी है उसका हेड कौन होता है, वो होता है सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और इनके पास जो भी पावर्स होती हैं वो इक्वलेंट होती है उस सेक्रेटरी के जो सरकार के लिए काम करता है। और इस लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सेक्रेटरी है इसके पास बोथ फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। तो क्या होता है कि इसके साथ साथ कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शंस किए जाते हैं तो उन सैंक्शंस को जब इशू किया जाता है तो उन्हें स्पीकर के नाम पे इशू किया जाता है। और उन सैंक्शंस को इशू करते टाइम जो है वो प्रमाणित कौन करता है, उनको वेरीफाई और ऑथेंटिकेट कौन करता है, वो सेक्रेटरी करते हैं। सेक्रेटरी कौन से, लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट की जो हेड होते हैं वो ये करते हैं। तो ये हो गया पावर एंड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर सेक्रेटरीट। उसके बाद देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर।
तो जो हिमाचल प्रदेश है आपको पता होगा 12 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड है, और जो है 3 डिविजन्स में इसे डिवाइड किया गया है हिमाचल को। वो कौन कौन से डिविजन हैं? शिमला, कांगड़ा और मंडी। तो हर एक डिवीजन के अपने हेडक्वार्टर्स हैं और हर डिवीजन के अंदर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वो देख लेते हैं। तो कांगड़ा का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? धर्मशाला में। और इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। वो कौन है? कांगड़ा, चंबा, ऊना। और मंडी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मंडी में। और इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? वो है 5। कौन कौन से? हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति। और शिमला डिवीजन के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? शिमला में ही है। और इसके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? इसके अंदर है 4 डिस्ट्रिक्ट। वो कौन से हैं? शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर। तो इनको याद रखने का तरीका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। इसको KUC से याद रखना। फिर जितने भी S से शुरू होने वाले डिस्ट्रिक्ट हैं वो शिमला में आएंगे, और इसके साथ एक किन्नौर को याद रख लो। उसके बाद जो भी बाकी बचे वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। उसके बाद देख लें कितने कि हिमाचल में कितने सब डिविजन्स हैं। वो है 69। फिर ब्लॉक्स कितने हैं? 78। फिर नंबर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज कितनी है? 54। फिर ग्राम पंचायत कितनी है? 3226। फिर विलेजेस कितने हैं? 20,690। टाउन्स कितने हैं? 59। नंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी है? लोकसभा के लिए 4 सीटें जाती हैं हिमाचल से, और राज्यसभा के लिए कितनी जाती हैं? 3 सीटें जाती हैं। और असेंबली में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज है हिमाचल में? वो है 68। उसके बाद देख लेते हैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर के बारे में। तो क्या होता है कि जब भी विधानसभा में कोई भी प्रोसीडिंग्स होती है, तो वो प्रोसीडिंग्स जो है किसकी लीडरशिप के अंडर होती है? वो होती है स्पीकर की लीडरशिप के अंडर। और अगर स्पीकर प्रेजेंट ना हो, एब्सेंट हो, तो उनकी जगह डेप्यूटी स्पीकर बैठते हैं। तो ये होता है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का रोल विधानसभा में, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में। और जो हमारे पहले स्पीकर थे वो कौन थे? श्री जयवंत राम। और जो पहले डेप्यूटी स्पीकर थे वो कौन थे? श्री कृष्ण चंदेल। उसके बाद गवर्नर के बारे में देख लेते हैं। तो जो गवर्नर होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं स्टेट के, और जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो गवर्नर के नाम पे किए जाते हैं। और जो गवर्नर है इन्हें कौन अपॉइंट करता है? इन्हें अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। कितने टाइम के लिए? 5 साल के लिए। फिर गवर्नर की पावर देख लेते हैं। तो जो गवर्नर है इनके पास जो है एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल और लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जो CM है उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर। और गवर्नर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें भी अपॉइंट करते हैं। और वो किसकी एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं? CM की एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। और इसके साथ साथ गवर्नर किसको अपॉइंट करते हैं? एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करते हैं। चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, उनको अपॉइंट करते हैं। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी जो है गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं। और जो मनी बिल है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता लेजिस्लेटिव असेंबली में जब तक कि गवर्नर की परमिशन ना मिले। और जो बिल है जो विधानसभा में पास किया जाता है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में पास किया जाता है, उसे उसे लॉ तभी बनाया जा सकता है अगर गवर्नर अप्रूव करे। तो देख सकते हैं आपकी गवर्नर के पास कितनी पावर्स होती हैं। उसके बाद देख लेते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जो हिमाचल प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर है वो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में उससे चुन के आते हैं। और वो जो है रियल हेड होते हैं एग्जीक्यूटिव के, और उन्हें 5 साल के लिए चुना जाता है। फिर पावर्स क्या होती है चीफ मिनिस्टर की? तो जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं स्टेट में वो चीफ मिनिस्टर लेते हैं। किसकी मदद से? किसके सपोर्ट से? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सपोर्ट से। और जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या होते हैं? रियल हेड होते हैं स्टेट के। और चीफ मिनिस्टर के पास यहाँ तक पावर होती है कि वो जो है अपने कैबिनेट में जो मिनिस्टर है उसे तक डिसमिस कर सकते हैं अगर जो है वो मिनिस्टर ढंग से काम ना करे। और ये जो ताकत मिलती है चीफ मिनिस्टर को वो किसके अंडर मिलती है? उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है।
फिर देख लेते हैं चीफ मिनिस्टर जो आज तक हिमाचल के लोग बन आज फिर देखते हैं हिमाचल के चीफ मिनिस्टर्स कि आज तक हिमाचल में कौन कौन चीफ मिनिस्टर बन चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हिमाचल की जो सीएम है पहली बार कब बने थे हिमाचल के सीएम 1952 में, क्योंकि 1952 में ही जो है सीएम की पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर पहले सीएम कौन बने थे, वाई एस परमार, और वो 1956 तक सीएम रहे। फिर क्या हुआ, सीएम की पोस्ट को हटा दिया। फिर सीएम की पोस्ट को दोबारा कब इंट्रोड्यूस किया गया, 1963 में। फिर 1963 से 67 के लिए जो पहली असेंबली थी उसमें सीएम रहे। फिर उसके बाद 67 से 72 की दूसरी असेंबली थी, इसमें सीएम रहे। तो इस तरह से जो पहली असेंबली थी, इसके बाद जो पहली असेंबली बनी, इसके बाद कंटिन्यूसली जो है सीएम की पोस्ट जो है चलती रही। इसके बाद कोई इसमें सीएम की पोस्ट को डिसकंटिन्यू नहीं किया गया बीच में। फिर इसमें जो है पहली बार जब दोबारा से पहली बार सीएम की पोस्ट इंट्रोड्यूस की गई तो कौन सीएम बने थे, वाई एस परमार। उसके बाद 67 से 72 उसमें भी वाई एस परमार। फिर 72 से 77 उसमें भी वाई एस परमार। तो ये है हिस्ट्री हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से। तो जो हिमाचल प्रदेश के सबसे ज़्यादा बार सीएम बन चुके हैं वो वाई एस परमार हैं। और जैसे ये सारी की सारी चीज़ें वही जो मैंने अभी बोली, ये वही है। फिर देख लेते हैं, एंड अब देखते हैं इसमें लिस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। तो इसमें जो भी लिस्ट दी गई है वो लिस्ट है 1971 के बाद से, जब हिमाचल को स्टेटहुड मिला था। तो जो पहले सीएम है हिमाचल के स्टेटहुड मिलने पे जो बने थे वो थे वाई एस परमार। और इनकी ड्यूरेशन देखिए, यहाँ से यहाँ तक थी 25 जनवरी 1971 से 10 मार्च 1972 तक। ये इतने टाइम के लिए बने। फिर इनके बाद ठाकुर रामलाल बने, जुब्बल कोटखाई से इन्होंने इलेक्शन लड़ा। ये सिर्फ 92 डेज के लिए सीएम बने। और इसके बाद ही क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल लग गया। जैसे कि पहला प्रेसिडेंट रूल मैंने आपको बताया था, ये 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 लगा 53 दिनों के लिए। उसके बाद जब प्रेसिडेंट रूल हटा तो कौन बने, शांता कुमार। और ये 22 जून 1977 से 14 फरवरी 1980 तक सीएम रहे। उसके बाद ये देखिए ठाकुर रामलाल जी जो पहले थोड़े दिनों के लिए सीएम बने, फिर वो दोबारा से सीएम बने कुछ सालों के लिए। ये 14 फरवरी 1980 से 15 जून 1982 तक सीएम रहे। फिर इसके बाद ये वीरभद्र जी आए, उन्होंने जुब्बल कोटखाई से इलेक्शन लड़ा। फिर ये 8 अप्रैल 1983 से 8 मार्च 1985 तक सीएम बने। फिर ये दोबारा 1985 से 1990 तक सीएम रहे। फिर इसके बाद दोबारा शांता कुमार जी आए, फिर ये 5 मार्च 1990 से 15 दिसंबर 1992 तक रहे। फिर क्या हुआ, प्रेसिडेंट रूल लग गया दोबारा से दूसरी बार। फिर ये कब रहा, 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक, यानी ये 353 दिनों का था। इसके बाद जब ये प्रेसिडेंट रूल हटा तो वीरभद्र सिंह जी दोबारा बने सीएम। ये रोहडू से इन्होंने इलेक्शन जीता। फिर ये 3 दिसंबर 1993 से 23 मार्च 1998 तक सीएम रहे। फिर इसके बाद प्रेम कुमार धूमल जी आए, ये 1998 से 2003 तक सीएम रहे। फिर इसके बाद जो है ये वीरभद्र सिंह जी आए, ये 2003 से 2007 तक सीएम रहे। उसके बाद प्रेम कुमार धूमल जी आए, फिर ये 2007 से 2012 रहे। फिर वीरभद्र जी दोबारा आए, ये 2012 से 2017 रहे। फिर जो छठे व्यक्ति जो हैं जो सीएम बने वो कौन बने, ये जयराम ठाकुर जी बने, और ये सिराज से इन्होंने इलेक्शन जीता। और ये 27 दिसंबर 2017 से अभी तक सीएम बने हैं, अभी तक सीएम है, और इन्हें 3 साल से ऊपर सीएम की पोस्ट पे हो चुका है। तो ये थी लिस्ट अभी तक आज तक के जितने भी लोग सीएम बन चुके हैं। इसके बाद देख लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर अपॉइंट करते हैं, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था। और ये किसकी एडवाइस पे गवर्नर अपॉइंट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, वो करते हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे। और जो अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनको जो है डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं। इनके पास मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्टर होता है, उसके अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, 1 या 2 या 3 डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं।
और इन डिपार्टमेंट्स को वो जो है काम करवाते हैं किसके थ्रू, सेक्रेटरी के थ्रू। ये जनरली आईएएस कैडर के होते हैं। तो मिनिस्टर, सेक्रेटरी और ये जो डिपार्टमेंट है ये सारे के सारे मिलके एक बिल्डिंग में काम करते हैं और इस बिल्डिंग को क्या कहते हैं, स्टेट सेक्रेटेरिएट। तो स्टेट सेक्रेटेरिएट अलग है और जो लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट है वो अलग है। और ये स्टेट सेक्रेटेरिएट की बिल्डिंग कहाँ है, ये छोटा शिमला में है। तो ये है स्टेट सेक्रेटेरिएट और इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा लेजिस्लेचर सेक्रेटेरिएट से। उसके बाद क्या है, जो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और वो चीफ मिनिस्टर के पास होती है, जिसको असिस्ट कौन करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम को टोटली अगर इंक्लूड किया जाए तो इनके पास जो है, इन दोनों के पास कंबाइंड जो है एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है स्टेट की। तो यही था हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से रिलेटेड